नमस्कार। आज हम हैं इधर गुजर बस्ती गंडी खाता में और मेरे साथ हैं तौकीर आलम जी। आपका जो एनजीओ है वो यहाँ पर लगभग 2018 से रन हो रहा है। तो सर आप बताएं कि कैसे आपको इस एनजीओ चलाने का मोटिवेशन आया था और कब से आप इसको जो है वो रन कर रहे थे, मतलब प्लानिंग कर रहे थे? एक्चुअली एनजीओ चलाने का मोटिव तो था नहीं, मतलब मैं 2012 से इकोलॉजिकल रिसर्च और उसमें एज ए असिस्टेंट और एज ए कोलैबोरेटर काम कर रहा था। जी जी। तो जब ये पूरा काम जब शुरू था रिसर्च का राजा जी नेशनल पार्क में, आईआईएससी बेंगलोर से रिसर्चर आए हुए थे, तो हमारा एक लंबा प्रोजेक्ट था सीड डिस्पर्सल पे जी। कि कैसे बीज फैलता है जंगलों में। हाँ जी, हाँ जी। तो मूवमेंट इकोलॉजी और सब पे हम काम कर रहे थे। तो उस समय जो प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर थी डॉक्टर सौम्या प्रसाद, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो सब डाटा है तो ये कहाँ जाएगा, क्या होने वाला इसका। तो उन्होंने बोला इसकी थीसिस लिखी जाएंगी, मिनिस्ट्री को रिपोर्ट जाएगी या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी संरक्षण के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो तब मेरा एक सवाल था उनके लिए कि अगर संरक्षण के लिए काम हो रहा है और राजा जी का डाटा कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा है या कोई बाहर के विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ रहा है, लेकिन संरक्षण राजा जी के आसपास होना चाहिए और राजा जी के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो यहाँ की जानकारी है जो यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं रही, पता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो थोड़ी देर चुप थी और उन्होंने बोला कि फिर क्या किया जा सकता है। तो मैंने बोला कि शायद हम बच्चों के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम करें जो हम सीखते हैं जंगल में उसको आसान भाषा में बताएं, थीसिस वाला लैंग्वेज ना बोल के, एब्स्ट्रैक्ट्स में ना बोल के प्रैक्टिकली चीज़ों को बताएं। तो उस समय उन्होंने बोला ठीक है हम ये भी करते हैं। तो उस समय देहरादून और हरिद्वार के स्कूलों में उन्होंने मुझे काम दिए। अच्छा। तो मैं दोनों जगह स्कूल में नेचर अवेयरनेस का काम कर रहा था और ये नेचर अवेयरनेस का काम करते करते जब मैं कुछ ऐसी जगहों पे पहुंचा जहाँ पर वन गुजर नोमैडिक ट्राइब के बच्चे थे जो वहाँ पे पढ़ते थे और हालत बड़ी खस्ता थी। तो उसी समय में मेरे कुछ दोस्त देहरादून में भी काम कर रहे थे एजुकेशन पे। तो उनका मोटिव ये था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से थे, उनका तो ये था कि ईवीएस कैसे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को ऐसे बोल दिया जाता है कि ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो जब उनसे डिस्कशन होता था कि भाई मैं अभी इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, तो बोलते हैं कि कुछ निकल के आता नहीं है। ये ईवीएस या पर्यावरण का जो शिक्षा है, अगर जब तक टीचर ना कराए तो ये होगा नहीं हमारे जाने से। और टीचर का जो एटीट्यूड है वो ऐसा कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको बताओ जाके वो बोलते हैं अच्छा हम तो शिक्षक हमें सिखा रहे हो। तो फिर मैंने बोला हम इतनी चिंताएं कर रहे हैं, ठीक है चिंताएं हमारी, पर वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब में ऐसे भी लोकेशन है जहाँ पर शिक्षा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल राइट टू एजुकेशन बोलता है कि हर 3 किलोमीटर पे एक स्कूल होना चाहिए, पर कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। और कम्युनिटी के अपने भी कुछ पक्ष हैं कि वो ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, अपने बहनों के साथ घूमते रहते हैं। तो तब मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आए और हमने जाके, ये तो हम देहरादून में बैठ के सोच रहे थे या हरिद्वार बैठ के सोच रहे थे कि वहाँ पे शिक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। जब हमने लोगों से बात की तो उनको भी लगा कि शिक्षा होनी चाहिए। तो तब हमने ये तय किया कि कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सेंटर शुरू करेंगे। तो 2018 में दिसंबर में ये सब हम कम्युनिटी से मिल रहे थे, कम्युनिटी मीटिंग की, और उसके बाद 2019 1 जनवरी से हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सेंटर शुरू किए। और शुरू करने से पहले एक थॉट था हमारा कि जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है, जो हम शिक्षा देंगे वो कौन सी शिक्षा होगी कि बच्चों को रूट से जोड़े रखेगी या पढ़ने के बाद उड़ा देगी और फिर ये बोलेगी कि जो ये कल्चर है बेकार है, हमारे पिछड़े लोग हैं इनको तो कुछ आता नहीं है। ऐसी शिक्षा जो संपूर्ण शिक्षा हो, समृद्ध शिक्षा हो, सबको साथ लेके चले, हर एक चीज को समा के चले। क्योंकि शिक्षा में ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई हाथ का कारीगर है तो उसको लिटरेचर की समझ नहीं है, कोई लिटरेचर है तो वो हाथ का नहीं है, अगर कृषि का है तो वो मेसनरी का काम नहीं कर सकता। तो उस समय फिर हमने ये सोचा कि एक संपूर्ण शिक्षा जिसमें दिल, हाथ और दिमाग तीनों का इस्तेमाल हो और एक ऐसी शिक्षा पे काम की जाए। तो फिर हम अलग अलग ऐसे मॉडल तलाशने लगे, पूरे देश में हम जाके विजिट करने लगे। हमने एकलव्य महाराष्ट्र में जाके विजिट किया, दिगांतर विजिट किया और छोटी छोटी संस्थाएं विजिट की, कुछ शिक्षाविदों से बात की। तो हमें 2 मॉडल बड़े समझ में आए जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा बैठते थे। दिगांतर है राजस्थान में, और एकलव्य है मध्य भारत में, जो स्कूल के बाद बच्चों के साथ काम करता है। एकलव्य दिगांतर का अपना स्कूल है जहाँ पर पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। 2 और 2 4 जो है फिजिकल में बच्चे देखते हैं, भाषा को होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ते हैं, और पूरा हाथों से करके वो सीखते हैं।
तो फिर हमने ये तय किया कि हम इस तर्ज पे शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ज़रूरतें पड़ती है। तो जब हमने उस तर्ज पे शुरू किया तो वहाँ का टीचिंग और लर्निंग मटेरियल हमें लाना पड़ा। अच्छा। जब उस टीचिंग और लर्निंग मटेरियल को हम लेके आए तो उसने यहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा। क्योंकि जिस चीज़ को मैं यहाँ पे मंदानी बोलूँगा तो वहाँ पे रई बोला जाता है। अच्छा। तो वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि ये रई क्या है या फिर वहाँ की भाषा को शब्द को क्या है। हाँ जी। फिर एक और थॉट आया कि कॉन्सेप्ट सही है, चीज़ें सही हैं, पर यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट, यहाँ के कल्चर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही। खुद का टीचिंग और लर्निंग मटेरियल बनाना शुरू किया। अच्छा। जब टीचिंग और लर्निंग मटेरियल बना रहे थे और बच्चों के लिए पोएम, कविताएं कम्युनिटी से ले रहे थे, तो तब पता चला कि जो हमारी कम्युनिटी है, इनके जो बुजुर्ग हैं, इनके पास तो इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतनी ज़बरदस्त जीवन जीने की कला है, बिल्कुल, जो सैकड़ों सालों से उनके पास है, जो अब खत्म होती जा रही है। तो इसको सही संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। जी। तो तभी हमारे मन में आया कि शिक्षा के साथ साथ हम कल्चर पे भी काम करेंगे, और इन्वायरमेंट पे और नेचर एजुकेशन में हम काम कर रहे थे। वो पैशन भी था, वो अभी भी है, वो अभी भी हम करते हैं। अच्छा। तो जब फिर हम कम्युनिटी के पास गए तो इंटरव्यू लेना शुरू किया, और जब वो काम किया, जब माइग्रेट करके हम कम्युनिटी क्या करती है कि शिवालिक हिल्स में रहती है सर्दियों में, और गर्मियों में अल्पाइन मेडोज पे चली जाती है। बिल्कुल। तो माइग्रेट करके उनके साथ गए कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरीके से संरक्षण करते हैं, को एग्जिस्टेंस क्या है पर्यावरण के साथ या नेचर के साथ। तो सब जब डॉक्यूमेंट किया तो उस डॉक्यूमेंट से हमने 4 किताबें लिखी है। अच्छा। हमारी जो भाषा है ये ओरल भाषा है, इससे पहले कोई लिटरेचर था नहीं। तो वन गुजरी डिक्शनरी और लोक कहानियाँ, लोकोक्तियाँ और फोक सॉन्ग, ये हमने छोटी छोटी 4 किताबें बनाई। और इसके साथ साथ 250 किताबें बच्चों के लिए वन गुजरी में ट्रांसलेट की अदर भाषाओं से। अच्छा। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टोरी वीवर पे अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। अच्छा। वन गुजरी डाल के। हाँ जी। और इस तरीके का काम किया, और फिर हम काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे हम जाते हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। हमारे पास अभी भी लगभग डायरेक्टली 150 बच्चे हैं, और इनडायरेक्टली हम काफ़ी बच्चों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। अलग अलग छोटे छोटे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो होते हैं, हमारे स्तर की फेलोशिप्स होती हैं, वो करते हैं। यूथ को तैयार करते हैं, और वो पर्यावरण से जुड़ता है और वहीं से अपनी आजीविका कमाता है इको टूरिज्म के माध्यम से। अच्छा। मेरी खुद की एक्सपर्टीज है उसमें। अच्छा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं। तो आपने इसके लिए कोई कोर्स किया था पहले? मैंने कोई कोर्स नहीं किया, ये एक्सपीरियंस लर्निंग। अच्छा, एक्सपीरियंस लर्निंग पे है सारा का सारा। सब। हाँ। तो यहाँ अब ये घर आपका पहले से बना हुआ था, ये सारे लर्निंग सेंटर बाद में बनाए आपने? तो जब मैं शुरू में इकोलॉजिकल रिसर्च में जब काम कर रहा था, तो उस समय में मुझे एक दूरबीन मिली। हाँ जी। और मुझे 2 किताबें मिली। अच्छा। और वो किताबें मुझे पढ़नी नहीं आती थी। बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड फॉरेस्ट फ्लोरा। अच्छा। वो 2 किताबें लाई, मैंने घर में रखी, बस पेज पलटता था मैं। अच्छा। और धीरे धीरे मैं उनको पढ़ना सीख गया। इंग्लिश में थी तो अब समझ में आने लगी। और जब वो किताबें आई तो जब मैं दूरबीन लेके निकलता था यहाँ से पक्षियों का देखने के लिए, अच्छा, तो बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या, इसमें कैसा दिखता है। तो मैं उनको दूरबीन दिखाता था तो वो मेरे साथ जुड़ जाते थे। अच्छा। तो मैं बोलता था मेरे घर में तो किताब भी चिड़ियों की, वहाँ पे देखो आके। तो जब बच्चे आने लगे, जुड़ने लगे और मेरे साथ वॉक पे जाने लगे, तो फिर धीरे धीरे हमने घर पे एक अलमारी थी, और उस अलमारी में हमने किताबें ला के रखनी शुरू की लोगों की मदद से। 5-10 किताबें, 20-30 किताबें, 40-50 किताबें, फिर एक सज्जन की मदद से एक लाइब्रेरी हमने बना दी। अच्छा। और अब हमारे पास लगभग 1000 से ज़्यादा किताबें अलग अलग भाषाओं में, और बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाइब्रेरी शुरू होने के 6 महीने बाद बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की भी यूपीएससी का सिलेबस लेके आ। अच्छा। और मैं फर्स्ट लर्नर रहा हूँ कम्युनिटी में, मतलब मेरे से पहले परिवार में कोई पढ़ाई नहीं है। अच्छा। ये मेरी एज के सभी लोग ऐसे रहे। हाँ हाँ हाँ। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये यूपीएससी भी कोई चीज़ है। तो ये इसलिए हुआ कि हम लाइब्रेरी में लोगों को इनवाइट करते रहते कि आप आइए, करियर काउंसलिंग करिए, बिल्कुल, या जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो शेयर करिए यूथ के साथ। जो यूथ आज इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उस पर बात करिए। एक सस्टेनेबल लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक आसान लाइफ कैसे जी सकते हैं, उस पर बात करिए। जब ऐसे डायलॉग होते तो उससे ये चीज़ें निकल के आई। तो इस तरीके से हम काम करते हैं बच्चों के साथ, कम्युनिटी के साथ। और हमारा जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेबिलिटी हो, पर्यावरण के साथ मिलके चलें। और बच्चे जो जंगल में हैं, जो छोटे हैं, जो स्कूल तक नहीं आ सकते, उसको हम कक्षा 5 या 6 तक की एबिलिटीज़
सिखा देते हैं, बिल्कुल। जितना एक कक्षा 5 तक के बच्चे को आता है। उसके बाद हम उसको स्कूल से जोड़ते हैं और स्कूल फिर अपना काम करता है। अच्छा, तो ये अभी जो बच्चे आपके पास हैं तो वो बिल्कुल स्कूल नहीं गए पहले? जो जंगलों में बच्चे वो कभी स्कूल नहीं गए, ना उनके मम्मी पापा कभी स्कूल गए। तो इनको कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? तो इनको जैसे मैंने बताया कि हमने जो NCERT का करिकुलम है उसी के बेस पे कुछ अपनी चीज़ें बनाई है, क्योंकि भाषा का बैरियर है। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे हम मानक भाषा में लेके आते हैं और फिर मेन जो सिलेबस है, या जो कक्षा 5 तक के बच्चे को जितना आना चाहिए उसको हम अलग अलग तरीकों से सिखाते हैं। अगर हमें पैटर्न सिखाने हैं तो पत्तों से हम सिखाते हैं, देखिए ऑड, इवन, ये पत्तों में पिन्नेट होते हैं, देखिए। अच्छा। या फिर हमें अगर एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल सिखाना है तो हम बोर्ड पे वो डायग्राम बना के नहीं सिखाएंगे। हम एक वास्तव में एक बटरफ्लाई जब उसने अंडा दिया तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखो अंडे के बाद क्या हो रहा है। अच्छा। 4 दिन बाद इसमें से कैटरपिलर निकल रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये खा रहा है, अब ये बड़ा हो रहा है, अब इसकी अलग अलग स्टेज को इंस्टार कहा जाता है। अच्छा अच्छा। और अब ये प्यूपा बन गया, प्यूपा से भी बटरफ्लाई बनी है। हाँ जी हाँ जी। तो पूरा एक्सपीरियंस लर्निंग है जो बच्चे बहुत मजे से सीखते हैं और बहुत मजे से करते हैं। हाँ जी। इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, मैंने देखा अभी, अब मैं आपके एक लर्निंग सेंटर में गया था तो बच्चों को आप आ ई नहीं सिखाते, बल्कि पूरा शब्द सिखा करके उसमें से अलग अलग तोड़ करके, तो उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है कि आप मुझे बताइए क क्या है। हाँ। तो बच्चा जो होता है या जो छोटे बच्चे होते हैं वो पिक्चर में ज़्यादा देखते हैं, पिक्चर में ज़्यादा समझते हैं। उन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसको वो देखते हैं, क्योंकि बच्चा जब सीखता है तो वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, हमारी एक गतिविधि को ऑब्जर्व करता है। कोई ऐसी चीज़ हो जो 3D में हो और जिसका कोई मतलब हो, उसको जल्दी बच्चा सीखता है। हाँ जी हाँ जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा जब भाषा सीखता है तो जब हम बोलते हैं जब वो गिलास लेके आया तो हम एक ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं, गिलास लेके आ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम बच्चे को बोलें कि क, तो क्या पिक्चर बनेगी दिमाग में? हाँ, सही बात बोल रहे हैं। जब हम बोलेंगे कि कमल, तो बच्चे ने को पता चल गया कि ये कमल है। फूल देख रखा, क्योंकि उसने देख रखा उसने। हाँ जी। अब जब हमें बताना है कि क भी कोई चीज़ है तो बेटा कमल की पहली आवाज़ क्या है, तो फिर वो बोले क, दूसरी क्या, म, ल। तो जरूरी नहीं कि बच्चा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सीखे, है ना। और जब कोई बोलता है कि बेटा ABCD सुनाओ, तो एक बच्चा ABCD EF G H I J K L M सुना देगा जेड तक, कभी लाइफ में काम आएगी वो जेड तक? कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आती। ऐसे हिंदी के अल्फ़ाबेट कभी हमारी ज़िंदगी में इस तरीके पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम सिखाते हैं ताकि बच्चा आसानी से सीखे, उसको कोई दिक्कत ना हो, एब्स्ट्रैक्ट्स में ज़्यादा ना हो। और इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ सिखाना। तो पहले हम बच्चों को मौखिक काम बहुत कराते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं खूब, कहानियों के बाद फिर छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इसका पूरा एक करिकुलम है, एक मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। और इसी पे पूरे भारत में बहुत सारा जोर दिया जा रहा है कि जो NEP भी आ रही है वो भी बोल रही है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना बैग के बच्चा स्कूल आए, ये सारी चीज़ें हो रही है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखे, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे सीखें, वही कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपके पास यहाँ पे 3 सेंटर है ना? हमारे पास 2 सेंटर जंगल में हैं। हाँ जी। 2 सेंटर हमारे पास इस रिलोकेटेड बस्ती में अच्छा जी। और एक लाइब्रेरी है हमारे पास। अच्छा, 5 जगह हैं हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। तो वैसे कितने बच्चे हैं इन चारों सेंटरों में? तो अगर हम लाइब्रेरी के बच्चे भी लगा दें तो लगभग हमारे पास 200 बच्चे हैं। अच्छा, 200 बच्चे हैं। और इसके अलावा हम स्कूलों में जाकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं फिर वो अलग बच्चे हैं हम। अच्छा, उनके साथ अलग प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए आपको फंडिंग कैसे इकट्ठा करते हैं? अभी तक कोई फॉर्मल फंडिंग नहीं है। अच्छा। पूरा क्राउड फंडिंग से होता है। हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। अच्छा। और वहाँ से लोग हमें सपोर्ट करते हैं, काफ़ी टाइम से हमारे काम को देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और हमारे यूथ जो होते हैं, हम यूथ को ही चुनते हैं, उनको ही तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए। और उनके साथ उनकी करियर पे काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी। और उनकी जो भी पढ़ाई है उस पर काम करते हैं। तो अभी इस तरीके से चल रहा है कि पूरा क्राउड फंडिंग के थ्रू चल रहा है, कोई फॉर्मल फंडिंग नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से रिसोर्स आते हैं। और जो किताबें या स्टेशनरी होती है कुछ लोग वो हमें खुद ही डोनेट कर जाते हूँ। अच्छा जी, जैसे अभी आप नया लर्निंग स्पेस बना रहे हैं तो इसमें जो है आम आदमी भी आ सकता है क्या? तो लर्निंग सेंटर तो हमारे हैं जो बच्चों के लिए, तो लर्निंग स्पेस में कोई भी आ सकता है। अच्छा। बूढ़ा, जवान, बच्चा। अच्छा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो मेन कि यहाँ पर लोग आएँ जी जी, जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है। हाँ जी हाँ जी। उस पर पुनर्इमेजिन करें कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, किस और हम बढ़ रहे हैं, डायलॉग हो। हाँ जी हाँ जी। और
जो बैरियर है हमारे, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा में जो बैरियर होता है हार्ट, हैंड और माइंड, ये अलग अलग तरीके से काम कराते हैं लोग। किसी से दिल से काम हो रहा है, किसी से हाथ से काम ले रहे हैं, किसी से दिमाग से काम ले रहे हैं। तो ये भी डिवीजन है एक। फिर जेंडर का डिवीजन है, कास्ट का डिवीजन है, अलग अलग हायरार्की है। उन सब डिवीजन को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? सही से उसके लिए एक स्पेस ऐसा है कि जहाँ पर हम डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा। और एक अब अलग अलग डिवीजन है कि हम पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे हम कुछ भी नहीं है। सही बात है। उन सारी चीज़ों में पुनर्विचार कर सके और एक तरीके से हम सोच सकें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने किचन बना रखा है? ये किचन बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है आपने। सारे पिरामिड शेप में हैं, तो इनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे खाने को अगर हम खाते हैं तो फुल एनर्जी वाला खाना है। और ये भी मेरे को आपको बहुत अच्छा लगा लर्निंग स्पेस कि इसकी शेप पिरामिड है, भले ही एंगल प्रॉपर नहीं है, 51 डिग्री 52 मिनट होना चाहिए था उसका, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत सुधार करके आप देखिएगा खुद ही, इसके अंदर फुल एनर्जी रहेगी और इस पूरे इलाके में लगभग 10-12 किलोमीटर तक भी पॉजिटिविटी रहेगी आप खुद पिरामिड शेप बनाने से, है ना। तो ये मेरा आपका सुझाव है, आप इस पे अमल करिएगा अगली बार। और आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।